नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे के फाउंडर आयुष केसरी जी को। तो आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आयुष जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे का क्या कंसेप्ट है? ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम इंसानों को किताब कह रहे हैं। एक ऐसा कैफ़े है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कभी भी, जिस समय भी कैफ़े खुला है हमारा, आप वैसे लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, या वैसे लोगों से बात कर सकते हैं जिनसे आप अपनी बातें कहना चाहते हैं। तो दिस इज़ वाइडली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइब्रेरी, बोरो ह्यूमन बुक। आपने इस आइडिया की शुरुआत कहाँ से की? कैसे ये जन्म हुआ? कहाँ से ये आइडिया आपने शुरू करा? इसकी जर्नी तो बहुत लंबी है लेकिन जब ये ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे बॉर्न हुआ था, आइडिया प्रॉब्लम आपने कहाँ से आइडेंटिफाई करी? समस्या जो आपको दिखी कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको लेकर एक आइडिया जनरेट करने की ज़रूरत है। समस्या जो है वो स्टार्ट हुई, मुझे लगता है, जब मैं कैटमिक्स में था। हाँ, जब मैं यंग एसोसिएशन एक एनजीओ है जिसका संस्थापक हूँ मैं। जब हम यंग एसोसिएशन में काम कर रहे थे, तो जब मैं स्कूल्स विज़िट करता था, कॉलेजेस विज़िट करता था यंग एसोसिएशन के पर्पस के लिए, तो वहाँ पे हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में एक वास्ट गैप है। कि जो इंडस्ट्री में जो रियल चैलेंजेस है, मतलब हमें सिखाया जाता है कॉलेजेस में कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उस इंडस्ट्री में जाने के लिए, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि वहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। तो हमें लगता है ये गैप फिल करने की ज़रूरत है। वो गैप एकेडमिक्स वो नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास अपना करिकुलम है फॉलो करने के लिए। तो वहाँ से समहाउ दिस आइडिया हैज़ क्रैक्ड एंड वी बीन वर्किंग फ्रॉम देयर। यंग एसोसिएशन नामक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और कहीं ना कहीं आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो यंग एसोसिएशन के फुटप्रिंट से ही निकला। तो कब और कैसे इस आइडिया का जनरेशन हुआ और किस माध्यम से आपने इसको इनिशिएट किया? जैसा कि मैंने आपको कहा कि यंग एसोसिएशन में जब मैं कार्य कर रहा था, जब हम लोग यंग एसोसिएशन का मोटिव ये था कि लेट एजुकेट टुमारोज इंडियाज़ फ्यूचर। ये एक स्लम की कहानी है। जब हम स्लम में पहुँचे तो वहाँ पे देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बिना वस्त्र के और बिना चप्पल के घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे थे? क्योंकि उनकी माताएं जो हैं वो दूसरों के घर में काम कर रही है। मतलब वो अपने घर को, हमारे घर को सजाने के लिए उनके बच्चे भी कर रहे हैं, उनके घर भी कर रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि कहीं से उनके बेहतर जीवन को बनाया जाए। जब हम उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शंस करने लगे और स्कूल्स विजिट करने लगे, तो ये आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा या उनको पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, टीचर और चिल्ड्रन के बीच में, और इंडस्ट्री और पीपल के बीच में। और जब आई वेंट टू वाराणसी, आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल ऑन द जर्नी व्हाइल आई वाज देयर इन, जब मैं बनारस में, रांची में था, देहरादून में था और दिल्ली में था, उस समय मुझे लगता है जब मैंने यंग एसोसिएशन की स्थापना की तो बहुत पीक पे था। 1 लाख बच्चों तक हमने काम करना शुरू किया। तो उस समय आई वॉज वेरी इगोस्टिक, बहुत घमंड था, एटीट्यूड। किस आइडिया के साथ, किस तरीके से आपने इसको इनिशिएट किया? तो उस समय जब मैं बनारस आया तो मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया लोगों को, लाइक आई इंटरव्यूड लॉट ऑफ पीपल एंड आई हैव सीन मतलब अपने में बदलाव देखा, मैंने खुद में बदलाव देखा। उस बदलाव ने मुझे ये सॉल्यूशन, ये आइडिया दिया कि अगर मेरे में हम 1.5 घंटा किसी के साथ बैठ करके मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, अगर यही बदलाव लोगों को मौका मिले बैठने का, सवाल पूछने का, तो उनके जीवन में ये बदलाव आ सकता है। बीइंग इनटू रीजनल मेंटर ऑफ चेंज ऑफ नीति आयोग, आई एम बीन लुकिंग फॉर होल उत्तर प्रदेश। लगभग 350 स्कूल्स हैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। लगभग सारे मेंटर्स को मैं ट्रेन करता हूँ। तो उन दौरान में जब मेंटर्स से बात होती है, जब उनको ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों से बात होती है, तो एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला और तब हम टेस्ट कर पाए कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम बहुत लार्जली कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ 2020 में ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे बॉर्न हुआ। अटल इनोवेशन लैब्स के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उन सभी स्कूल्स के मेंटोर्स को आप मेंटोरशिप देते हैं। तो इस मेंटोरशिप देने के दौरान जो बच्चों के एस्पिरेशंस हैं और जो रियल चैलेंजेस हैं, इनके बीच आपने क्या गैप महसूस करा और कैसे अपने आइडिया के माध्यम से आपने इसको एक डायरेक्शन दिया, शेप दिया? मेंटरिंग जो है, मुझे लगता है एक बहुत वास्ट टर्म है। हम लोग को कहीं ना कहीं मेंटरिंग की ज़रूरत है, हर जगह पे, हर लेवल पे होती है। जब स्टूडेंट्स की मेंटरिंग की बात आती है, जो मेंटर्स को मेंटर्स करने की बात है, बोलते हैं स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं। गलत शब्द का प्रयोग कर लिया, गलत तरीके से उनको मेंटर कर दिया, वो वॉलेटाइल हो सकते हैं कुछ गलत तरह से। तो जब हमने ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े पे काम कर रहा था, जब मैं मेंटर्स को अभी भी ट्रेन करता हूँ, तो एक जो बेसिक प्रॉब्लम है जो मैं लोगों से बात करता हूँ वो है कि अपनी कहानी लिखे। हम बच्चों को बोलते हैं कि व्हेन आई मीट वेरी पर्सनली टू स्टूडेंट्स, आई आस्क देम टू राइट देयर ओन स्टोरी।
आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब मैं कई बार मेरे पर्सनल लाइफ में आई हैव सीन स्टोरीज जहाँ पे बच्चे कंप्लेन करते हैं मेरे माता पिता बहुत झगड़ते हैं, वो बहुत लड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं उन तक अपनी बातें नहीं रख पाता हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम चैलेंजेस था जहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई किया जो स्ट्रेस डिप्रेशन टाइप की चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। खास करके संवाद नहीं होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी। प्रॉब्लम्स आपको यंग एसोसिएशन के माध्यम से मिली, आपको सॉल्यूशंस, जब आप इंटरव्यूज़ लेते रहे तो आपको सॉल्यूशंस समझ में आया, तो ये कैसे मतलब आपकी जर्नी रही, कैसे आपका माइंडसेट फ्रेम हुआ कि फाइनली आप इस मतलब एक स्टेज पे पहुंचे कि आप अपने आइडिया को एक शेप दे सकें? मुझे तो पहले जब मैंने यंग एसोसिएशन में काम करना शुरू किया तो ह्यूमन लाइब्रेरी काफ़ी कहीं नहीं था दिमाग में। धीरे धीरे कुछ कुछ करते करते समझ में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये दोनों कनेक्ट हो सके। तो जब मैं इंटरव्यू लेना शुरू किया, जब मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और मैं उनसे मिला हूँ, तो जो मैंने इम्पैक्ट अपने लाइफ में देखा है तो मुझे लगा ये इम्पैक्ट रेप्लिकेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन रेप्लिकेट करने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ बैठ करके लोगों तक पहुंचा रहे, वीडियो तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन वो टच फील वाली फीलिंग हो। जब आपने स्कूल्स लेवल पे काम करना शुरू करा मेंटोरशिप के दौरान, तो आपको एक लार्जर लेवल पे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, तो इन सब का आउटकम को आप कैसे कनेक्ट कर पाए अपनी स्टार्टअप आइडिया से? हाँ, क्योंकि देखिए कोई भी किसी बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के यू नीड लार्जर इन्वेस्टमेंट इनटू इट। तो हमें एक पायलट तो करना था आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर दिस विल गोइंग टू वर्क और सच में यह प्रॉब्लम है या मुझे लगता है। तो जब हमने ये काम करना शुरू किया इस पर, तो जब हम जिस स्कूल्स में भी हम कनेक्ट थे तो हमने स्कूल के मैनेजमेंट जो है, हमारी सेशंस के बाद स्कूल के मैनेजमेंट में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आते हैं, टीचर्स आते हैं, उनसे जो बात किया और साल भर नोटिस किया, तो वी हैव सीन द डिफरेंसेस। उनकी टीचर्स से बात करके लाइक पीपल, जब जिस पहला सेशन स्टार्ट किया हमने बच्चे बहुत माइग्रेट, जैसे ऐसा होता है कि बच्चे को पूछिएगा तो बच्चे बोलेंगे इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बट इफ़ यू आस्क देम हाउ विल यू बिकम, क्या है एक टाइमलाइन 24 में 25 में कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनको नहीं पता है। इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि क्या बनना है, लेकिन रास्ते नहीं दिखाने वाला कोई है। और अगर रास्ते देखे भी उन्होंने कैसे बनना है, तो कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है कि किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी एक मेजर इशू है, और ये आपने कब आइडेंटिफाई करा और आपके स्टार्टअप आइडिया के माध्यम से आप इसको कैसे कम कर पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको एक स्टोरी शेयर की, जब भी मैं जाता हूँ स्कूल्स में या कॉलेजेस में, मैं लोगों को बोलता हूँ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। तो अगर 100 स्टोरीज मेरे पास आई हैं बच्चों की या किसी की भी, लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी, तो उसमें से 10 स्टोरी ऐसे निकलती है जिसकी इमोशनल स्टोरी होती है। दैट शोज कि समवेयर समबडी इज फीलिंग लोनली, वो अकेला महसूस करता है। मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी बोलेंगे हाँ मैं अकेला महसूस करती हूँ। हमारे पास फेसबुक में 1000 लोग हैं, लिंक्डइन में 1000 लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछूं आप कितने लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं, आप बोलेंगे एक भी नहीं है। क्योंकि इंटरैक्शंस खत्म हो गए हैं, संवाद पर्सनल लेवल पे खत्म हो गया है, वो आइडेंटिफाई करने में। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, बहुत सारे एंग्जाइटी, अगर एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ जो NCRB का है, वो कहता है कि हर घंटे के लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसमें यंग लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन लाइब्रेरी वर्ड क्या है? किसी कैंपेन से रिलेटेड है आपके स्टार्टअप का ये ह्यूमन लाइब्रेरी वर्ड, या कुछ और हम जानना चाहेंगे? ह्यूमन लाइब्रेरी तो एक वर्ल्ड वाइड बहुत वाइडली कॉन्सेप्ट है। किस कॉन्सेप्ट के साथ आपने ह्यूमन लाइब्रेरी मतलब कैफे ये नाम रखा आपने? ह्यूमन लाइब्रेरी सिंपल सा शब्द ये है कि ऐसे जैसे किताबों का, लाइब्रेरी का मतलब किताबों का संग्रहालय, किताबें जहाँ बहुत सारी रखी हैं। हम ह्यूमन मतलब जहाँ पे इंसानी किताबें मिल रहे हैं आपको, तो हमारे कैफ़े में एक स्पेस में आप इंसानी किताबों से मिल सकते हैं। तो इंसानी किताब का मतलब ये नहीं है कि आप हमसे केवल हमसे, हमारी सेगमेंट्स है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब वैसे वैसे लोग जिनका स्पेशलाइजेशन है उन विषय में, वो बुक्स हैं। तो दैट्स व्हाट ह्यूमन लाइब्रेरी इज। ह्यूमन लाइब्रेरी में, ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े में जहाँ तक हम जानते हैं कि अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, और जो सिमिलर बैकग्राउंड के होते हैं उनको आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फॉर इंटरैक्शंस, राइट? ऐसा है कि 3 थीम है हमारा, लर्न, कनेक्ट एंड शेयर। पहला मोटिव लर्न, जिसमें अभी भी बार बार अब तक बात कर रहे थे हम, कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को उन लोगों से मिलने देना ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को हेल्प कर सकें, साझा कर सकें। दैट इज़ फ्रॉम लर्निंग। कनेक्टिंग इज जब भी आप कैफ़े में आते हैं रैंडम लोगों से मिलकर बातें कर सकते हैं, दैट इज कनेक्शन। एंड शेयरिंग इज समथिंग दैट आई यू फील लोनली, आपको कुछ बताना है, आपको कुछ अपना शेयर करना है, दैट्स समथिंग इज शेयरिंग। सो लर्न, कनेक्ट एंड शेयर, दैट्स होल आइडिया। आयुष जी, आपके ह्यूमन इंटरेक्शन कैफे में जो लोग आते हैं, ह्यूमंस एक दूसरे से शेयर करते हैं, सिमिलर जो बैकग्राउंड के उनके लोग, सिमिलर होना कंपलसरी नहीं है। आप जैसे आप जर्नलिज्म से हैं, हो सकता है मैं इकोनॉमिक्स हूँ, मैं हिस्ट्री से हो सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट ओनली सब्जेक्ट ही शेयर कर रहे हैं, मेरी कहानी हो सकता है उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन इंटरेक्शंस का कंटेंट क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इंटरेक्शन का कंटेंट डिपेंड करता है आपकी
अभी स्टेटस पे, फॉर एग्जांपल आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए या आप डिप्रेस है, तो आप आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और उनका सॉल्यूशन चाहेंगे। या हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कहीं फंसे हुए हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो हो सकता है। या हो सकता है कि आप किसी स्टूडेंट है कॉलेज के और आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम है, तो ये डिपेंड करता है हमारे विजिटर्स पे, जो रीडर्स हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के गैप को आप फिल किस तरह से कर पाए? अब एकेडमिक्स में क्या है कि स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इंटरेक्शन हम कैफ़े में होस्ट कर रहे हैं उसी में स्कूल के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो स्कूल्स में भी होस्ट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं वैसे एक्सपर्ट्स को हम इनवाइट करते हैं बच्चों से सीधा संवाद करने के लिए, तो वो कनेक्शन है। ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे वर्ड साउंड कर रहे हैं, तो आपने कैफे और बुक्स को मर्ज कैसे किया? इसके ऊपर भी हम थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप देखिए जब हम स्कूल, जब हम आज से मैं खुद अपनी बात याद करूँ, जब मैं आज से 10 साल 15 साल पहले मैं स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से क्रॉस करता था, तो हर रेलवे स्टेशन में मुझे किताबों की दुकान दिखते थे। अभी आप एक भी नहीं देखेंगे, एक भी किसी रेलवे स्टेशन में किताब की दुकान नहीं दिखेगी। और कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हर शहर में बढ़ रहे हैं, तो हमने रियलाइज़ किया किताबें खत्म हो रही हैं, जिसका जीवन में हमारा बहुत महत्व है, और कैफ़े और रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर हम किताबों को जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें वैसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना पड़ेगा जो अभी हायर लेवल पे है। तो रेस्टोरेंट बढ़ रहा है, कैफ़े चल रहा है, और बुक्स नहीं है, तो हमने दोनों को मर्ज कर दिया। एक तो जा रहा था, बढ़ रहे हैं और बुक्स खत्म हो रही है, हाँ, तो हमने मर्ज कर दिया ताकि बुक्स बचा रहे, हाँ, किताबें आयुष जी, आपने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की, तो आपने स्टोरी टेलिंग कब, कैसे और कहाँ से आपने स्टार्ट की? हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके जर्नी के ऊपर। मेरी जर्नी के बारे में, मतलब मुझे लगता है कहानी हर किसी की अपनी अपनी होती है, मेरी भी है और आपकी भी है। मैंने कहानी बताना या बोलना या प्रेजेंट करना एज ए स्टोरी टेलर तब शेयर किया जब मैं स्लम्स में लोगों से मिलता था, तो मुझे लगता था हर किसी की अपनी एक कहानी है, लेकिन लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए हम जब एनजीओ में काम करते थे, आप किसी को डोनेशन के लिए बोलना है तो आप क्यों सपोर्ट करेंगे किसी को, लेकिन अगर मैं उसकी कहानी बता दूँ तो आपको लगेगा नहीं इस कॉज के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो उस समय से कहानी पे काम करना शुरू किया और अब तक कर रहा हूँ। जनरेशन से जनरेशन में आप किस तरह का गैप देख रहे हैं फिलहाल, और कैसे आपको लगता है कि आपका आइडिया इसको फुलफिल कर रहा है, इस गैप को कम कर रहा है? जनरेशन टू जनरेशन गैप, मुझे लगता है गैप है और गैप नहीं भी है। गैप कहाँ है? वो संवाद में है। संवाद मतलब मैं पेरेंट्स और बच्चों की बात करूँ तो देयर इज़ नो इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन देम। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बात नहीं कर रहा, बेटा अपने पिता से बात करता है, पिता अपने बेटे से ही बात करता है, लेकिन क्या है कि वो कन्वर्सेशन नहीं हो रहे जो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा घर आया तो क्या पिता बच्चों से पूछता है स्कूल में क्या हुआ, आज क्या किया तुमने? बिल्कुल नहीं पूछता। वो गैप है। और क्या होता है, वो गैप बढ़ता रहता है। आपने आज संबंध स्थापित नहीं किया, जैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट होता है ना, मैं आपसे संबंध कैसे बनाऊंगा? जब आपके बारे में जानना शुरू करूंगा और आपको लगेगा कि मेरे बारे में व्यक्ति चिंतित है। अब वो कॉलेज तक आते आते वो बच्चा अकेला महसूस करता है, उसको लगता है मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते ही नहीं है, और पेरेंट्स को लगता है मैंने इतना खर्च किया, मैंने स्कूल दिया, कॉलेज का खर्चा दिया, लेकिन क्या नहीं किया आपने? वो संवाद स्थापित नहीं किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस पे काम करने की जरूरत है। आपके आइडिया के माध्यम से ये किस तरीके से फुलफिल हो पा रहा है? जैसे अकेलापन बच्चों का या संवाद में जो गैप है? अकेलेपन के लिए तो हमारे पास बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं जो हम स्कूल्स में भी कर रहे हैं, अपने कैफेज में भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो पेरेंटिंग, मतलब माता पिता को, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शादी हो गई, आपने बच्चा पैदा कर लिया, तो आप माँ बाप नहीं बन गए। आपको माँ बाप बनने के लिए भी सीखना पड़ेगा, अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स रहते थे बीच में तो आप समझ जाते थे, लेकिन अब सीखने की जरूरत है। तो क्या पेरेंट्स की ट्रेनिंग या पेरेंट्स को गाइडेंस के लिए भी, मेंटरशिप के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? हाँ, अब हमारा प्लान है। अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तक मैं इंडिविजुअली सेशन लेता था, लेकिन अभी कैफ़े में हमारा एक मोटिव है कि पेरेंटिंग नाम की चीज़ हमें इनोवेट करनी है, और पेरेंट्स को ट्रेन करना, ये नहीं सिखाना हमें उनको कि बच्चे को कैसे परवरिश करना है, ये सिखाना है कि बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करना है, वो संवाद कैसे स्थापित करना है, जिससे वो गैप इतना ना फील हो कि आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़े। ऑब्वियसली। फिलहाल आपके स्टार्टअप कहाँ पे कार्यरत हैं, और रांची में आपके क्या प्लान्स हैं? अभी हम वाराणसी में हैं फुल फ्लेज पे, और हमारा रांची में काम चल रहा है। हो सकता है बाय दिसंबर रांची में भी हम आ जाएं, और उसके बाद फिर लखनऊ पटना में प्लान है करने का क्रिएटिव्स को। आपने देहरादून आप गए, ठीक है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी, देन देहरादून, देन अगेन आप वाराणसी वापस आए, तो इस दौरान कैसे, मतलब एक आइडिया जनरेट हुआ, और मतलब कैसे इस एंटायर जर्नी के दौरान आपके माइंड में कब और कैसे आइडिया जनरेट हुआ? जब मैं अपने परवरिश की बात करूँ, या मैं अपने डिफरेंट शहरों में जो मैं रहा हूँ, तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे जो मैंने कमियां महसूस की हैं अपनी जगह पे, कौन सा स्कूल्स नहीं है वहाँ पे अच्छे, अभी भी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है वहाँ पे अभी भी,
अगर मैं बात करूँ अच्छे इन्वायरमेंट की, वो नहीं है, तो वो कहीं मिस है, जिसकी वजह से हमें बाहर रहना पड़ता अपने माँ बाप से दूर। और जब मैं दूसरे शहरों में गया हूँ तो मुझे चैलेंजेस महसूस किए। पहले मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू की है, और लिटरली बोलो तो मैं जब देहरादून में था तो मेरे कम्युनिकेशंस को लोग मजाक उड़ाते थे, क्योंकि टोन थी हमारी बिहारी वाली बात, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ बिहारी वाली। देहरादून के बाद आप फिर दिल्ली गए, फिर वापस वाराणसी आए, तो माइंड में कहाँ आपको क्लिक हुआ ये चीज़ क्लिक हुआ वाराणसी में। वाराणसी में, हाँ। कैसे? मुझे लगता है शिव की नगरी है, शिव से मुझे भी बहुत प्यार है। आई सी काशी इज़ अ सिटी ऑफ लाइट, इज़ नोन फॉर सिटी ऑफ लाइट। कहते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख जाता है। मतलब वहाँ पे मुझे समझ में आया कि इस तरीके के सेटअप को, क्योंकि वाराणसी इज नोन फॉर शास्त्रार्थ, डिस्कशंस के लिए जाना जाता था। शास्त्रार्थ, हाँ, शास्त्रार्थ संस्कृत शब्द, हाँ। मतलब जो जितने भी नॉलेजेबल लोग थे, प्रोमिनेंट लोग, वो काशी आते थे और एक दूसरे से प्रूफ करते थे कि मैं ज़्यादा जानता हूँ कि तुम ज़्यादा जानते हो। वो डिस्कशन फॉरम था। वाराणसी वॉज नोन फॉर, अगर वाराणसी के संतों को आपने हरा दिया तो आप अपने आप को विनर मान सकते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग आए, जैसे गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, कबीर दास, बहुत सारे लोग, रविदास जी। मिलता है मैं उसको केवल वही कॉन्सेप्ट है, शास्त्रार्थ ही है, पोएम लाइब्रेरी कैफे में डिस्कशन ही हो रहा है, इंटरेक्शन ही हो रहा है, लेकिन उसको नए प्लेटफॉर्म में, नए फॉर्म में कर रहे हैं। लैंग्वेज डिफरेंसेस और टोनैलिटी को लेकर भी एक वाइडर रीच में पहुंचने तक क्या कभी आपने चैलेंजिंग महसूस करा? बहुत ज़्यादा, मेरे पर्सनल लेवल पे तो किस बहुत तरह से? लैंग्वेज में तो मैंने आपको बताया टोन का बहुत वो होता है कि बिहार के साथ जब अब तो मैं थोड़ा टिक टाक बोल लेता हूँ। मुझे लगता है पहले तो हम बात करता था, हम आ रहे हैं, तुमने खा लिया क्या, अरे चलते हैं, मतलब ऐसे वाले टोन बिहार में तो अच्छे हैं, हम बोल रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब देहरादून या दिल्ली में बोलते थे तो उनको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप बिहारी हैं। और बिहारी लैंग्वेज जो है ना, वो गाली है वहाँ पे, टोन जो है वो एक स्लैंग है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, और अंग्रेजी तक आना वो सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा है। लेकिन दो वी वर हार्ड वर्किंग, वी वर नोन, हम जाने जाते हैं कि हम मेहनती बहुत होते हैं, तो मेहनत किया तो फिर आप तो ठीक ठाक बोल लेते हैं। आपने स्कूल में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में एडमिशन ली, लेटर ऑन आपने चैतन्य इंस्टीट्यूट में भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया, तो फिर कैसे जाकर मतलब ये एक माइंडसेट स्टैब्लिश हुआ? आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट थी, लेटर कैसे माइंड्स आपके चेंज होते चले गए? इंजीनियरिंग करना था और मुझे आईआईटी जाना था। हर बिहारी का सपना होता है, अगर आपने साइंस लिया तो डॉक्टर बनूँ तो इंजीनियर बनूँ। मेरा भी सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ और आईआईटी से ही बनूँ और किसी से नहीं। तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन मिल भी रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं, आईआईटी में नहीं लेना तो नहीं लेना। और फिर मुझे लगा फिर मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, इन द सेंस जो मुझे अच्छा लगता है। तो डिबेटिंग एंड स्पीच मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैंने बहुत सारे प्राइजेस जीते थे, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी। तो मुझे लगा वो मेरा एक करियर हो सकता है, तो मैंने उसको एक करियर चुना। आपके स्कूल टाइम में आपने एक लो कॉस्ट गीज़र इनोवेट करा था, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जब मैं स्कूल में था 11th में, तो उस समय हमारे जोनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, दिल्ली लेवल पे पूरा। तो उस समय हम एक टारगेट था कि एक सोशल साइंस मॉडल तैयार करना है, तो एक प्रॉब्लम सिटी पहुंची। मैं क्योंकि वैसे जगह से आता हूँ जहाँ पे स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की भी, तो मुझे लगा कि गर्मियों में बहुत दिक्कतें आती हैं और गीज़र बहुत महंगा आता था उस टाइम। उस समय, अभी भी तो ठीक हो गया, अब सस्ता हो गया, लेकिन पहले उस समय लगता बहुत महंगा है। तो मुझे लगा ऐसा कोई गीज़र बना सकते हैं क्या जिससे सस्ता हो, हर किसी के घर में अवेलेबल हो। तो हमने 500 रुपये में गीज़र बनाया था उस टाइम। 500 में आप खरीद सकते थे, मतलब। तो उसको अप्रिशिएट किया गया था और स्कूल लेवल पे मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता, जोनल पे फर्स्ट प्राइज़ जीता, सेंटर पे फर्स्ट प्राइज़ जीता। बाद में ऑल ओवर लेवल पे तो उसमें हम लोग लेवल पे नहीं थे, लेकिन हाँ 3 लेवल पे हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता। JTU से आपको कोई फंड्स या ग्रांट्स मिले हैं? पहले बात तो मैं JUT के वाइस चांसलर अभी और इससे पहले जो रहे सर, और अभी जो अरुण सर हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों का ये पूरा टारगेट है कि वो झारखंड में स्टार्टअप्स को हेल्प करना चाहते हैं। मेरा रांची से संबंध 200 बहुत पहले का था, लेकिन उन्होंने फोर्स किया हमें यहाँ आने के लिए, और वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम झारखंड में ऐसा कुछ क्रिएट करें। क्योंकि अगर एजुकेशन की बात करें, केवल बिहार नहीं पिछड़ा हुआ, झारखंड भी पिछड़ा है। भले बिहार पीछे हो तो झारखंड थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन झारखंड में भी कमियाँ हैं। तो उन्होंने रियलाइज़ किया है और वो चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, और उनका सपोर्ट है। और मुझे लगता है हम बहुत जल्द रांची में और झारखंड लेवल पे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली जर्नलिज्म की, और फिर आपने लोगों के इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट करा, तो ये धीरे धीरे आपके स्टार्टअप की ओर कैसे मोड़ ले गया? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इंटरव्यूज़ तो पैशन के लिए कर रहा था, डिग्री भी पैशन के लिए ली थी, क्योंकि जर्नलिज्म बड़ा पैशन था। इंटरव्यूज़ लेना स्टार्टअप की ओर कैसे मोड़ वो ले बड़ा, गया? क्योंकि आप सोचिए, आप जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं पैशन के लिए, पेट तो नहीं भरेगा ना उससे, ऑब्वियसली। तो वो था कि यार इस पर रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये क्या इसको ऐसा कुछ बनवा सकते हैं जिससे मैं अपना काम करूँ जो मुझे पैशन है, लेकिन पैसे भी आए। तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है, लेकिन पैसे आ रहे हैं।
तो अगर हम बात करें अभी आप जो कर रहे हैं उसमें पैसे आ रहे हैं, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए एक इनकम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो बात करें अगर आपके स्टार्टअप की, तो आपके स्टार्टअप का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसे तो 3 मेजर है। पहला तो जब कैफ़े मॉडल पे हम पूरा मैक्सिमम तो रेवेन्यू, जब आप आते हैं हमारे कैफ़े में, आप आएंगे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो खाने से हमारा रेवेन्यू डेवलप होता है। दूसरा, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी किताबें हैं, तो आप किताब पढ़ भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, तो उससे एक रेवेन्यू मॉडल है। और तीसरा है कि हमारा एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जैसे आप हमें सब्सक्राइब करते हैं आप फैमिलियर कैफ़े के मेंबर बनने के लिए, तो वो एक रेवेन्यू मॉडल है हमारा। अगर हम बात करें फिलहाल में आप कितने लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से, जिन लोगों को आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है? वाराणसी में मोर देन 30,000 पीपल हैं जिसके द्वारा मतलब हमने इतनी तक छुआ है लाइफ को। और अभी डायरेक्टली जो लोग हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलाकर 30,000 लोग डायरेक्टली है, लेकिन 3,000 एक्टिव लोग हैं हमारे पास अभी फिलहाल। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है? बी इट योर एम्प्लॉइज, योर क्लाइंट्स, योर स्टेक होल्डर्स या आपके कस्टमर्स? रेवेन्यू मॉडल्स इज वेरी सिंपल, दैट फ्रॉम फूडिंग कैफ़े से आता है। दूसरा सब्सक्रिप्शन से, जो हमारी सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि आप जब भी कैफ़े में आप एंटर करते हैं, जो किताबें आपको मिली हैं, तो किताबें परचेजिंग से मुझे प्रॉफिट मिलता है, वो हमारे एक रेवेन्यू मॉडल है। आपको रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड मिला है सहरसा जिला में काम करने के लिए, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्योंकि मेरा होम टाउन है, मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आपकी जन्म हुआ है और जहाँ पे भी आप मुझे लगता है कि मेरा एक कर्ज है मेरी जन्मभूमि के लिए, तो मैं उस कर्ज को कैसे चुकाऊँगा। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता हूँ। तो वहाँ पे एक 6 रिंग प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हमने वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर किया है। कैसे बेटर किया है? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया है, वॉल्स को बहुत सुंदर बना दिए हैं, और हमने उसको ऐसे सुंदर बनाया है कि उसमें पेंटिंग्स हैं बहुत सारी। अगर टीचर नहीं भी है क्लासरूम में, तो आप उन पेंटिंग्स को देख के पढ़ सकते हैं। तो वो हमने लगभग वहाँ के स्कूल्स में किया है, इसलिए हमें वो अवार्ड दिया गया। पेरेंटिंग एक मेजर इशू है और आने वाले समय में आप अपनी स्टार्टअप के माध्यम से इस पे काम भी करने वाले हैं। स्कूल प्रिंसिपल्स के सजेशंस पे भी आप पेरेंटिंग पे काम करने वाले हैं, तो आपको क्यों लगता है कि पेरेंटिंग और परवरिश ज़रूरी है, और किस तरीके से आप इसको एक मतलब मुकाम दे रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चों के जो अपने रीजंस स्टोरीज में आते हैं, लेकिन जब मैं टीचर से, स्कूल से, मेरे प्रिंसिपल से बात होती है, तो मैं आप स्कूल से हम लोग बोलते हैं स्कूल में बदलाव होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दे, ये सब बदल दे, लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट का कहना है कि हम सब कुछ कर दें। अगर पेरेंट्स नहीं हो सपोर्टिव तो हम बदलाव नहीं ला सकते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से हम चाहेंगे आप इसको रिलेट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल एक शेयर किया, एक बच्चा था जिसने मुझे स्टोरी शेयर की कि उसके मम्मी पापा में बहुत लड़ाई होती है। और जब माता पिता में लड़ाई होती है तो हम तो अपने पर्पस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे उस बच्चे पे कितना इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली। और हमने जब रिसर्च पेपर पढ़ा, क्योंकि मैं रिसर्च में विश्वास करता हूँ, तो ये पाया गया कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स लड़ते हैं या जिनके पेरेंट्स से बहुत लड़ाइयाँ होती है, वो बच्चा निडर नहीं बनता, वो डरा डरा सा होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो अपनी बातें रख नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में वो भय बहुत पहले से पैदा हो जाता है, तो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता। तो ये रिसर्च पेपर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हमें लगता है जो पेरेंटिंग वाली जो बात हम करना चाहते हैं, उसमें आपस में, क्योंकि वंस यू आर मैरिड इट्स नॉट यू, इट्स वी, एंड देन वंस यू आर पेरेंट्स इट्स नॉट यू एंड वी, इवन यू आर पेरेंट ऑफ देम। तो आपको अपने आप को छोड़ के उनके बारे में सोचना है, वो बहुत ज़रूरी है और उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपके स्टार्टअप के माध्यम से ये कैसे ओवरकम हो रहा है? यही हमारा टारगेट है। और जब से बड़ा मेजर एम ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, किस तरीके से आप देखते हैं? जैसे मैं आपको बात करूं, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑब्वियसली, लेकिन हम बोले तो क्या डेवलप्ड नेशन है? हम नहीं है, हम डेवलपिंग नेशंस में हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हम मानव लोग हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। आधे लोग तो बेरोजगार बैठे हैं, रो रहे हैं। हम सरकार से जिम्मेदार, सरकार काम करेगी, लेकिन मेरा मानना है अगर मुझे ये पता हो कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है या मेरे अंदर क्या स्किल्स है, आज भी नौकरियां रखी हैं, बस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो हम ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं लोगों को राइट टाइम्स पे, कि आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए मत भागिए भाई, इस सरकार को कंप्लेन मत कीजिए, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए आप में क्या अच्छा है और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कॉमेडी वाले लोग कॉमेडी करके कमा रहे हैं, सिंगर गाना गा के कमा रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट रख के, राइटर्स ऑथर्स, ऐसे बहुत सारे फील्ड जिसको हम कभी काउंट ही नहीं करते थे, लेकिन आज पैशन है जिनका, वो कमा रहे हैं। आपके स्टार्टअप के माध्यम से कैसे आप इसको मतलब एक शेप दे पा रहे हो ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन? जैसे हमारे एक वर्कशॉप्स होता है डिस्कवर योरसेल्फ, जब भी हम स्कूल और कॉलेज से, जिनका हमारा कोलैबोरेशन है,
हम इसको साल में 3 बार करते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में के साथ। Okay. डिस्कवर योर सेल्फ में हम बच्चों को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि उनके अंदर हिडन टैलेंट क्या है। जैसे मैं बहुत बच्चों से पूछता हूँ आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बच्चों को नहीं पता होता। नहीं पता होता है। हाँ, तो पहली बार तो नहीं पता होगा, लेकिन जब उनको एक्सरसाइज करवाते हैं उस वर्कशॉप के माध्यम से, तब उनको अच्छा मेरे अंदर तो गाना मैं गा सकते हैं, मेरा स्ट्रेंथ है ये। अच्छा मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, मेरा क्रिकेट स्ट्रेंथ है। तो मेरा मानना, हमारा मानना है मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें भविष्य बहुत तगड़ा है अगर इंटरेस्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं गाना भी अच्छा गाता हूँ, तो मैं पैशनेटली उसमें आगे कर सकता हूँ। और उसमें क्या होता है, जब पैशन के लिए आप काम करते हैं ना, तो मोनेटाइजेशन, जो मनी बहुत फैक्टर काम नहीं करता है, कम भी मिलेगा ना आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। डिस्कवर योर पैशन वर्कशॉप करने के लिए रेवेन्यू किस तरह से आपको मिल पाती है? वो स्कूल कोलैबोरेशन से आता है। Okay. हाँ, उसका पर्टिकुलर रेवेन्यू नहीं है हमारा, लेकिन जो स्कूल हमारे कॉलेज, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल मैंने बोला, तो हमारे 300 स्कूल का स्टूडेंट्स का टारगेट होता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम्स या ग्रांट्स जिसका यूटिलाइजेशन या फंडिंग आपको मिला हो आपके स्टार्टअप के लिए? अभी फिलहाल तो हमें यूनिवर्सिटी से हमें ग्रांट मिला है 1 लाख रुपए यहाँ पे काम करने के लिए। किस यूनिवर्सिटी से? झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे हम इनक्यूबेटेड हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपको इंक्यूबेशन भी मिला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं आपके इस स्टार्टअप के लिए खास करके? ऐसे पूरा इंटरव्यू कोई भी देखा उसको लगेगा हम केवल स्टूडेंट्स ऑफ पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो बुक रीडर्स है फ्रॉम एनी एज। वो बुक रीडर्स मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ओके, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, और कोई भी जो बैठे लोग हैं वो भी हो सकता है। और जो बुक रीडर्स नहीं है उनका क्या? अब वो नीड है उनकी। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अकेला फील, तो आप हमारे लिए आ सकते हैं। कोई समझने वाला नहीं है, तो देयर इज ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे टू अंडरस्टैंड यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट ओनली शेयरिंग एंड नेटवर्किंग इज नॉट ऑल्सो, हम लोग बहुत सारे थीम भी है हमारे से, आप आके सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमारे साथ इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी नया यंगस्टर या यूथ जो किसी आइडिया को लेकर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? अगर मैं 3 स्टेटमेंट में कहूँ, मतलब 3 डूज और 3 डोंट्स में कहूँ, तो पहले तो 3 है कि आइडेंटिफाई योर पैशन। अगर आपका पैशन जो है वो आपके आइडिया में है तो आप काम कर लेंगे, क्योंकि पैशन आपको काम करने के लिए मजबूर करता है। दूसरा, प्रॉब्लम जेन्युइन होना चाहिए। मान लीजिए कोई फेक प्रॉब्लम पे आपने काम शुरू किया, वो जेन्युइन नहीं है, तो आप आगे स्टक फील करेंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और आप फेल हो जाएंगे। और तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि एक टीम अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब एक अच्छी स्टार्टअप का ग्रोथ टीम, सक्सेसफुल टीम से ही डिपेंड करता है। लोगों को लगता है पैसा आ जाएगा तो काम हो जाएगा। हमारा मानना है टीम अगर अच्छी है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर पैसा आ भी गया और टीम नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। आयुष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।